Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8 expansion of British power in India। बेटा इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारे इंडिया के ऊपर धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इंडिया में आई थी कैसे इंडिया के ऊपर रूल करने लग गई, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़। बेटा वो कौन सी ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी जिसने इंडिया को मेजर टेक्सटाइल सप्लायर से रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया। वो इंडिया जो अपने क्राफ्टमैनशिप के लिए जाना जाता था वो सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बन के रह गया। लिटरेसी रेट ख़त्म हो गया इंडिया का, इकोनॉमिक डोमिनेंस ख़त्म हो गई इंडिया की। तो कुछ तो इस तरीके से प्लान किया होगा ना ब्रिटिशर्स ने कि हम एक इतनी बड़ी कंट्री जिसका एरिया ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा है फिर भी ब्रिटेन के कंट्रोल में रहे, साथ ही साथ हमें 250 साल लग गए आज़ादी लेने में। तो कुछ तो अच्छी प्लानिंग ब्रिटिशर्स की थी। तो अब हम देखते हैं वो क्या प्लानिंग थी। देखो, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बनी कब थी बच्चा? 1600 में। कब बनी थी? 1600 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में। 1773 आते आते तो बच्चा वो एक मेजर कंटेंडर बन गई थी कि भाई अब इंडिया में जो दूसरी सुप्रीम पावर बनेगी मुगल्स के बाद तो हम ब्रिटिशर्स ही बनेंगे। ब्रिटिशर्स ही वो थे जिन्होंने मराठाओं के सपने को चकनाचूर कर दिया। मराठा ही सोच रहे थे कि जैसे ही मुगल्स की पावर का डिक्लाइन होगा हम रूल करेंगे, पर नहीं, ब्रिटिशर्स ने बोला बिल्कुल नहीं, तुम तो लाइन में हो ही नहीं भैया, मुगल जाएंगे और मुगल के बाद रूल करना स्टार्ट हम ही करेंगे। तो 1773 में एक मेजर सुप्रीम पावर बन गई थी ब्रिटिश कि भाई अब आने वाला को जो भी पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा वो एस्टेब्लिश कौन ही करेगा? ब्रिटिश ही करेगा। ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज़ किया, कर लिया था बहुत अच्छे से कि हमेशा वॉर लड़ना, अलग अलग रीजनल किंगडम से अपनी पावर को एक्सपांड करने के लिए हमेशा फीजिबल नहीं होगा। देखो, जब हम युद्ध करते हैं भले वो एक्स वाई के बीच में हो या ए बी के बीच में हो, अगर मैक्सिमम लॉसेस वाई के होंगे तो एक्स का कोई ना कोई लॉस तो होगा। एक तो टाइम की बर्बादी, उस टाइम में आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि बेटा जब वॉर चलते हैं ना तो वॉर में होता क्या है, हमारा जो मेजर फोकस होता है वो वॉर जीतने पे होता है। हम इकोनॉमी को साइड लाइन कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। पर ब्रिटिशर्स इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से जानते थे। तो ब्रिटिशर्स को ये पता था कि हमेशा वॉर लड़ते रहना, हर रीजनल रूलर के साथ अपनी पावर को एक्सपांड करने के लिए वॉर लड़ते रहना फीजिबल तो नहीं है। वॉर यूजुअली एक्सपेंसिव होते हैं, हाँ, और एक सीवियर स्ट्रेन देते हैं ब्रिटिश रिसोर्सेज पे। देखो, ब्रिटिशर्स को अगर इंडिया में आके वॉर लड़ना है तो उसको अपनी जो आर्मी है, मिलिट्री है, उसको बहुत ही प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि उसके जो रिसोर्सेज होते थे, ब्रिटिश रिसोर्सेज होते थे, उस पर एक स्ट्रेन आता था। जबकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर लॉस के लिए नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे प्रॉफिट के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ही होता है कि वो इंस्टीट्यूशन जो बना ही प्रॉफिट के लिए है। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस कैसे कर सकती थी युद्ध लड़ लड़ के? तो ब्रिटिश को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि वॉर एक अच्छा सोल्यूशन, फीजिबल सोल्यूशन तो नहीं है। तो वॉर को अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ बनाई और धीरे धीरे करके उन पॉलिसीज़ के थ्रू ये एलिमिनेट करते गए, हटाते गए अपने सारे राइवल्स को वन बाय वन, एंड फाइनली दे हैव एस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया एम्पायर, पैन इंडिया एम्पायर बना लिया। देखो, ब्रिटिशर्स को ये बात टाइम रहते समझ में आ गई थी कि लड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। इफ़ आई एम गोइंग टू फाइट विथ ऑल रीजनल किंगडम अगेन एंड अगेन, देन वन डे विल कम व्हेन ब्रिटिशर्स बिकेम बैंकक्रप्ट। क्योंकि वॉर लड़ने में पैसा बहुत चाहिए रहता है, और एक तो आप अपनी कंट्री में नहीं लड़ रहे हो, अपनी कंट्री के आसपास नहीं लड़ रहे हो, इतनी दूर जाके वॉर लड़ रहे हो इंडिया, तो भाई ब्रिटिश रिसोर्सेज पे तो थोड़ा स्ट्रेन आता है। इसलिए इन्होंने सोचा नहीं, हम कुछ अलग अलग पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे हम एक एक करके सारे रूलर्स को एलिमिनेट करते जाएंगे। और इन्होंने ऐसा किया भी और फाइनली दे हैव मेड ऑल इंडिया एम्पायर। They fought wars only when the peaceful ways of annexing territory failed। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था और ये बोल दिया था कि अब तो हम वॉर करेंगे ही नहीं। द केस वॉज नॉट लाइक दैट। ये वॉर करते थे, पर कब? जब इनके
दूसरे पीसफुल तरीके जितने भी इन्होंने डिवाइस किए थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, सब्सिडरी अलायंस एंड मेनी मोर, जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके बाद ये सोचते कि नहीं यार अब तो वॉर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो नो वॉर, युद्ध तो करना ही नहीं है। पर अब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो वॉर करने के लिए भी रेडी थे ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी पावर को एक्सपांड कर रहे थे टू बेस्ड ऑन अ टू pronged स्ट्रेटजी। दो तरफा इन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी पॉलिसी को इस तरीके से बनाया था कि या तो हम पीसफुल वे में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाएंगे जिसके थ्रू हम दूसरी टेरिटरी को एनेक्स कर सकें, और जहाँ पर वो तरीका काम नहीं चलेगा वहाँ पर हम वॉर करेंगे। तो इनका जो पॉलिसी थी एक्सपांड करने की पावर को, वो थी टू प्रॉन्ग, दो तरफा, दो तरीके से एक लोग कर रहे थे। पहला था पीसफुल एनेक्सेशन और दूसरा था मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मतलब वॉर। पहले तो हम पीसफुली एनेक्स करने की कोशिश करेंगे, अगर पीसफुली एनेक्सेशन नहीं होगा तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करेंगे। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज़ को एनेक्स किया तीसरे तरीके से भी, और वो तीसरा तरीका था माल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस गवर्नमेंट। So they have two main policies. One is peaceful annexation and another is military conquest. But they have acquired many of the territory in charge of mal administration. किसी राजा को बुला के भैया तुम तुम्हारी टेरिटरी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, हम ब्रिटिशर्स हम तुम्हारी टेरिटरी को मैनेज करेंगे। आपका जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, आपके एरिया में मिस गवर्नमेंट है, तो ये तो आप ख़त्म कर दो, ठीक है। So there are three ways. There were three ways. First, peaceful annexation. Second, military conquest. And third one is maladministration or misgovernment. Then subsidiary alliance. बहुत ही बढ़िया पॉलिसीज़ थी ये ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स ने इसका इतना ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया बेटा, इंडिया में इतने एरिया को अपने कंट्रोल में किया बिना वॉर किए, थ्रू सब्सिडरी अलायंस के आप सोच भी नहीं सकते। ये जो सब्सिडरी अलायंस की मेथड थी, इसको डिवाइस करने वाले, इसको परफेक्ट करने वाले, इसको बनाने वाले थे लॉर्ड वेल्सले। ये लॉर्ड वेल्सले का डायग्राम है, पिक्चर है, इमेज है, सॉरी डायग्राम नहीं बेटा, इमेज है, पिक्चर है। जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है वो मेथड थी जिसे परफेक्ट किया था लॉर्ड वेल्सले ने। ये इमेज है लॉर्ड वेल्सले की, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1797 से लेकर के 1805 तक। 1797 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे कौन बेटा? लॉर्ड वेल्सले। तो इन्होंने सब्जुगेट करना, मतलब दमनकारी नीति, दमन करना, तो इन्होंने सब्जुगेट करने के लिए ही बनाई थी, दूसरे की पावर को छीनने के लिए ही बनाई थी कौन सी पॉलिसी? सब्सिडरी अलायंस। To subjugate Indian powers without the cost and bother of war. तो ये जो वेल्सले थे, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी बनाई थी किसके लिए? इंडियन पावर को सब्जुगेट करने के लिए, इंडियन रूलर्स को सब्जुगेट करने के लिए, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी वॉर की चिंता किए बिना, बिना पैसा बहाए एक पॉलिसी बना ली, जिसके थ्रू ये लोग बहुत सारे राजाओं को अपने कंट्रोल में करने लगे, बिना किसी पैसे के, बिना किसी वॉर को किए, बिना मेंटल फिजिकल टेंशन लिए। कोई भी अगर इंडियन रूलर जो सिक्योरिटी चाहता था कि भैया यार मुझे डर लगा रहता है कि कोई भी नेबर किंगडम मेरे ऊपर अटैक कर देगा, तो उनके लिए, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए ये पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आई थी। जो एक्स राजा हमेशा वाई से डरता रहता था कि यार ये एक्स मेरे ऊपर हमला ना कर दे, वाई सोचता था एक्स मेरे ऊपर हमला ना कर दे, एक्स सोच रहा वाई मेरे ऊपर हमला ना कर दे। तो ब्रिटिशर्स को ये बात तो समझ में आ गई कि भाई ये किंग्स के बीच में यूनिटी नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। बनाने वाले थे रिचर्ड वेल्सले, और इंडियन रूलर्स के सामने रखी। तो कोई भी इंडियन रूलर जिसे ऐसा लगता था कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड है, वो एनकरेज हुआ कि वो ब्रिटिशर्स के साथ एक अलायंस बना ले, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, जिसमें ब्रिटिश उसे प्रॉमिस कर देंगे कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। कोई भी अगर एक्सटर्नल अटैक होगा, जैसे यहाँ पर एक्स और वाई हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं,
ये इन्हें डर है कि वाई एक्स के ऊपर अटैक करेगा, एक्स को डर है कि वाई के ऊपर अटैक करेगा। तो एक्सपर्ट से जाके किससे मिला, ब्रिटिशर्स से मिला। उसने कहा कि चलो अपन दोनों मिलके सब्सिडरी अलायंस बना लेते हैं। तो ब्रिटिश ने बोला क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल बना लेते हैं। तो एक्स ने बोला मुझे क्या मिलेगा, तो ब्रिटेन ने बोला तुम्हें मिलेगी हमारी सुरक्षा, और जिस दिन हमने तुम्हारे सर पे हाथ रख दिया ना बेटा एक्स, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, ठीक है। इस लालच में एक्स ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया, पर उसे नहीं पता था कि वो खुद भी फंस रहा है। पर छोड़ो, वो बात अलग है। तो भाई जो कोई भी इंडियन रूलर जिसको लगता कि उसकी सिक्योरिटी थ्रेटन है, वो इनकरेज होता कि वो एक अलायंस बना ले ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें ब्रिटिशर्स उसे प्रॉमिस करेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल अटैक हो, ब्रिटिशर्स उस किंगडम के साथ में खड़े रहेंगे। कोई भी इंटरनल रिवोल्ट हो, किंगडम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी, तो ब्रिटिशर्स के साथ खड़े रहेंगे। जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मानने लगे। कि तुम्हें क्या लगता है अंग्रेज जो थे ब्रिटिश कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी थे कि वो हमें वैसे ही फ्री में ही क्या दे देंगे, हेल्प कर देंगे, हमें प्रोटेक्शन दे देंगे। वो तो बहुत ही चंट थे, बहुत ही होशियार थे, वो तो ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे पर तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए। तो जो राजा थे बोलते ओके ओके हम करेंगे, बस आप हमें सिक्योरिटी दे दो। ये जो अरेंजमेंट थे इन्हें बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। जो कंडीशंस थी वो ये थी, पहला ब्रिटिश रूल। हर राजा जो ब्रिटिशर्स के साथ, सपोज करो मैं हूँ, मैं ब्रिटिशर्स के साथ कोई ट्रीटी साइन कर रही हूँ, कोई ट्रीटी नहीं सब्सिडरी अलायंस साइन कर रही हूँ, तो ब्रिटिशर्स अब मुझसे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करवाएंगे। उसमें पहली कंडीशन है ब्रिटिश ट्रूप्स वुड बी परमानेंटली प्लेस्ड इन द टेरिटरी ऑफ द सब्सिडरी स्टेट। अब मेरे स्टेट में ब्रिटिश ट्रूप्स हमेशा रहेंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन रूलर। अब ब्रिटिश के ट्रूप्स मेरी टेरिटरी में आके रहेंगे, वो मुझे परमानेंटली प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है, और मेरी जो एरिया बाउंड्रीज उसको सिक्योर करेंगे। ऐसा अंग्रेजों का कहना था कि आप चिंता मत करो, बस आप तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। पर वो जो ट्रूप्स आएंगे वो अब किसकी टेरिटरी में ही रहेंगे, वो राजा जिसे प्रोटेक्शन चाहिए, जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया। जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट ब्रिटिशर्स को करना पड़ेगा। पेमेंट कैश में भी कर सकते थे, काइंड में भी कर सकते थे, बाय सीडिंग द पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी। अब ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा के लिए हम तुम्हें सैनिक दे देंगे, पर इसके बदले आपको हमें कुछ पे करना पड़ेगा, जिससे हम जो शोल्जर्स को मेंटेन कर रहे हैं, हमें भी तो पैसा लगता है ना भाई, तो हमारे शोल्जर्स के मेंटेनेंस का, हॉर्स के मेंटेनेंस का आपको कुछ पार्ट देना पड़ेगा। तो किंग बोलता है ठीक है कुछ पार्ट में देने को रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो पार्ट जो किंग था वो कैश में भी दे सकता था, काइंड में भी दे सकता था। और काइंड किस टाइप का, राजा बोल सकता था मेरा इतना बड़ा किंगडम है, ये छोटा सा पार्ट चलो मैं ब्रिटिशर्स को दे देता हूँ, जिसके बदले ब्रिटिशर्स मुझे क्या दे देंगे, प्रोटेक्शन बाय सीडिंग पार्ट ऑफ द टेरिटरी। टेरिटरी का थोड़ा सा पार्ट किसी को दे देना क्या होता है, सीडिंग। चलो इतने से ही काम चलने वाला नहीं था कि आप क्या कर दो, थोड़ी सी टेरिटरी दे दो, ब्रिटिश ट्रूप को मेंटेन कर दो। भाई ब्रिटिश ऑफिशियल एक रेसिडेंट हमेशा आपके कोर्ट में रहेगा, आपकी इंटरनल पॉलिसीज़ एक्सटर्नल पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करता रहेगा। ही हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिसर्स। उस राजा जिसने सब्सिडरी अलायंस पास बनाया है उसे कोर्ट में एक ब्रिटिश को, हमेशा ब्रिटिश ऑफिसर्स को, एक रेसिडेंट को रखना ही पड़ेगा। और बेटा जो भी राजा ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करता था वो किसी और यूरोपियन पावर के साथ कोई डील नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन हिज सर्विस, ठीक है। अब सर्विस में किंगडम में वो किसी और यूरोपियन को लेके नहीं आ सकता था। इवन जो उसकी किंगडम में अगर फ्रेंच होंगे, पोर्चुगल होंगे, तो उन्हें भी तुरंत डिसमिस करना होगा, ठीक हुई बात। तो ये तो बिल्कुल इंटरनल पॉलिसीज़ में भी इंटरफेयर कर रहे थे थोड़ी सी सुरक्षा देने के बदले में। पहली बात तो क्या बोला कि तुम हमारे सैनिक मेंटेन करो या उसके लिए पैसा दो, वो कैश में भी दे सकते हो, काइंड में भी दे सकते हो, या तो अपनी टेरिटरी का थोड़ा सा पार्ट दे दो। फिर कहा गया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपने कोर्ट में रखो, हमने ये बात भी मान ली। फिर भी क्या बोला उन्होंने कि आप कभी भी दूसरे यूरोपियन, पोर्चुगल, फ्रेंच के साथ डील नहीं करोगे, ठीक है। और अगर जितने भी आपने अभी तक डीलिंग कर रखी है या कोई एम्प्लॉई है आपके यहाँ तो उसे तुरंत निकाल दो।
और तो और वो जो राजा था वो किसी के साथ अलायंस भी नहीं बना सकता था किसी और पावर के साथ, ना ही तो वॉर डिक्लेयर कर सकता था किसी भी पावर के अगेंस्ट में। ब्रिटिश जब तक परमिशन नहीं देंगे, जब तक वो वॉर इनिशिएट भी नहीं करेगा, वॉर ख़त्म भी नहीं करेगा, ठीक है, किसी के ऊपर वॉर खुद से डिक्लेयर भी नहीं कर सकता था। बेटा वो सारे किंग्स जो सब्सिडरी अलायंस को साइन करेंगे, उन्हें ब्रिटिश कंपनी को पैरामाउंट पावर मतलब सुप्रीम पावर मानना पड़ेगा। ठीक है कि भाई इनसे ज़्यादा सुप्रीम कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा पैरामाउंट कोई नहीं है। आप जब भी सब्सिडरी अलायंस साइन करेंगे, आपके इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन फाइनली किसके हाथों में आ जाएंगे? ब्रिटिश कंपनी। नाउ एडवांटेजेस बहुत सारे थे इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। ठीक है, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं था, हमारे लिए तो सारे लॉसेस ही थे। पर अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम था ये बहुत ही एडवांटेजेस था, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। देखो अब ब्रिटिश बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन कर रही थी। द ब्रिटिश मेंटेन्ड लार्ज आर्मीज एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन रूलर्स, क्योंकि अब आर्मीज के लिए पे कौन कर रहे हैं? इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स ने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया, या तो ब्रिटिश ट्रूप्स को मैनेज कर रहे थे या तो अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट से सीड कर रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स को दे रहे थे। तो अब ब्रिटिशर्स एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ काम कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन कर पा रहे हैं, किसके एक्सपेंसेस पे? इंडियन रूलर्स के। जो ब्रिटिश थे उन्हें वैल्यूएबल टेरिटरीज मिल रही थी एज सब्सिडरी पेमेंट। मैंने बोला ना, या तो आप ट्रूप्स को मैनेज करो अपनी टेरिटरीज में, पहला काम आप ये करोगे, और अगर आप ट्रूप्स को मैनेज नहीं करना चाहते तो अपनी टेरिटरीज का कुछ पार्ट किसको दे दो? ब्रिटिशर्स को दे दो। तो वैल्यूएबल टेरिटरीज हमें किसको देनी पड़ रही थी? ब्रिटिश को। इसकी वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर है वो अपना एक्सपांशन करते जा रहा था, ठीक है, इंडिया में, और उसके रिसोर्सेज इंक्रीज होते जा रहे थे। और बेटा जो दूसरे यूरोपियन राइवल्स थे, भले ही वो डच हों, फ्रेंच हों या पोर्चुगल हो, इनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस था यूरोपियन राइवल्स का, स्पेशली फ्रेंच का, उसे एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ इंडियन रूलर्स। अब इंडियन रूलर्स के कोर्ट्स में फ्रेंच का कोई रोल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रोल था तो किसका? ब्रिटिश का। जो भी किंग सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता था उसके कोर्ट में से ब्रिटिश ऑफिशियल रह सकता था, और कोई कंट्री का कोई ऑफिशियल वहाँ पर नहीं रह सकता था। जो ब्रिटिश थे वो अल्टीमेटली सब्सिडरी अलायंस के थ्रू फॉरेन पॉलिसी को भी कंट्रोल कर रहे थे सब्सिडरी स्टेट्स की। जो जो किंग सब्सिडरी अलायंस साइन करते थे उनकी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी सब कौन देख रहे थे? बेटा ब्रिटिश। डिसएडवांटेजेस फॉर द इंडियन रूलर। एडवांटेजेस किसके लिए थे? ब्रिटिश के लिए थे, और वो जो एडवांटेजेस ब्रिटिशर्स के लिए थे वही सारे डिसएडवांटेजेस हमारे लिए बनते गए। ठीक है, अब हमें ब्रिटिश की आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा देना पड़ रहा था, हमें अपनी टेरिटरीज का कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स को देना पड़ रहा था, हमारे इंटरनल डिसीजंस एक्सटर्नल डिसीजंस हमारे अपने नहीं रहे, वो कौन ले रहे थे? ब्रिटिशर्स। तो डिसएडवांटेजेस पड़ेंगे कि इंडियन रूलर्स को क्या डिसएडवांटेजेस हुए। तो बेटा जो इंडियन रूलर्स थे, जो सब्सिडरी स्टेट्स बन जाते थे, उनकी इंडिपेंडेंस पूरी तरह खत्म हो जाती थी। वर्चुअली ये पपेट्स बन के रह जाते थे, किसके हाथों में? ब्रिटिश के हाथों में। अब ये खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाते थे, जितने भी डिसीजंस होते थे उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस किसका होता था? ब्रिटिश का इंटरफेरेंस होता था। फिर जब ये सब्सिडीज के लिए पेमेंट करते थे, द पेमेंट ऑफ ह्यूज सब्सिडीज लेड टू हैवी ड्रेन्स ऑन देयर रिसोर्सेज। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स कोर्ट में बैठा रहता था उस सब्सिडरी लाइन साइन करने वाले राजा के, तो किसी ना किसी पर्पज से बहुत सारा अमाउंट उनसे डिमांड करता रहता था, और इस वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे थे। वो राजा धीरे धीरे करके अपने रिसोर्सेज खत्म करता जा रहा था। एंड द एम्पावरिशमेंट एंड डीके ऑफ द स्टेट, और स्टेट में गरीबी आती जा रही थी, स्टेट धीरे धीरे करके डीके हो रहा था, और पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कोलैप्स करता जा रहा था। मतलब अल्टीमेटली वो स्टेट धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा था। लोग भी परेशान थे, किंग भी परेशान थे। जब एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो रहा था तो जो ब्रिटिश थे वो एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि भैया आप अपनी टेरिटरी को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे ना, इसीलिए हम आपकी टेरिटरी ले लेते हैं।
समझ में आई बात। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स खुद ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते थे जिससे वो स्टेट प्रॉपरली मैनेज ना हो। जिस दिन वो स्टेट प्रॉपरली मैनेज नहीं होता था तो ब्रिटिशर्स क्या एक्सक्यूज देते थे इंडियंस को, देखो यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टेरिटरी प्रॉपरली, दैट इज वाई वी आर टेकिंग योर टेरिटरी। तो भैया आप अपनी टेरिटरी प्रॉपर नहीं मैनेज कर पा रहे हो, मिस गवर्नमेंट हो रही है आपकी टेरिटरी में, इसीलिए हम आपकी टेरिटरी को अक्वायर कर ले रहे हैं, एनेक्स कर ले रहे हैं। जो इंडियन रूलर्स थे वो फुल्ली प्रोटेक्टेड थे द ब्रिटिश अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनिमीज। ठीक है, जो इंडियन रूलर्स थे वो फुल्ली प्रोटेक्टेड थे बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनिमीज। उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई भलाई तो छोड़ दो, है ना, लोगों की भलाई के बारे में ये कभी सोचते ही नहीं थे। नेग्लेक्टेड देम एज दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द रिवोल्ट्स। क्योंकि देखो पहले क्या होता था बेटा, अगर राजा ठीक से काम नहीं करता था तो किंग सोचता था अरे यार किंगडम में रिवोल्ट हो जाएंगे, और किंगडम में रिवोल्ट हुए तो मेरी पावर छिन जाएगी। पर अब क्योंकि सब्सिडरी सिस्टम आ गया तो जो राजा था वो निश्चिंत हो गया कि भाई अब तो इंटरनल रिबेलियन हो, एक्सटर्नल रिबेलियन हो, ब्रिटिशर्स आर देयर टू हैंडल दैट। तो अब ये लोग अपनी जो जनता है, अपनी जो पब्लिक है उसके बारे में सोचना बंद कर दिए। लोग बहुत सफ़र कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी, मिस्ट्रीज थी उनकी लाइफ में, क्योंकि अब जो रूलर्स थे वो ऑपरेसिव और इररिस्पॉन्सिबल होते जा रहे थे। देखो एक लीडर, एक रूलर जब तक ये रेस्पॉन्सिबल हो तब तक उसे डर लगे कि भैया अगर मैं अपनी किंगडम, अपने स्टेट के लोगों का भला नहीं करूंगा तो ये किसी और को इलेक्ट कर लेंगे, रिवोल्ट होंगे। पर अब तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये इतने निश्चिंत हो गए कि क्या ही होगा मेरा, ब्रिटिशर्स मेरे साथ हैं। जो सब्सिडरी अलायंस था aided the British in subjugating the powerful kingdoms, the मराठा, और जो सब्सिडरी अलायंसेस थे उनकी वजह से ही जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो मराठास की पावर को सब्जुगेट कर पाए, उनकी पावर को दमन कर पाए, उनकी पावर को खत्म कर पाए। सब्जुगेशन ऑफ द मराठास। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, कब हुआ, 1761 में। वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पर मुगल्स और मराठास की जो कंबाइंड फोर्सेस थी, ठीक है, मुगल्स और मराठास की जो कंबाइंड फोर्सेस थी वो हारी। किससे हारी बेटा? अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली से हारी। और ये हमारी कंट्री इंडिया के लिए बहुत ही डिज़ास्ट्रस मूवमेंट था, क्योंकि दो कैपेबल डायनेस्टीज, एक मुगल और मराठास, यहाँ पर हार गए थे। और अल्टीमेटली इनकी हार मतलब हमारी कंट्री की हार थी, क्योंकि अब हमें कंट्रोल करेंगे कौन? ब्रिटिशर्स। जब मराठास भी गए, मुगल्स भी गए, तो इसके बाद इंडिया फ्रेगमेंटेड और ड्रेन्ड था। इट लेफ्ट इंडिया ड्रेन्ड एंड फ्रेगमेंटेड। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो इंडियन हिस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट था, जो 1761 में हुआ। यहाँ पर मराठास और मुगल्स की जो कंबाइंड फोर्सेस थी उसको हराया अहमद शाह अब्दाली ने। और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बुरी बात थी, क्योंकि इसके बाद हमारी कंट्री टुकड़े टुकड़े हो गई। जो मराठा एम्पायर था वो 5 वर्चुअल इंडिपेंडेंट स्टेट्स में टूट गया। जो पावर थी पेशवास की, द फॉर्मर हेड ऑफ मराठास, वो डिक्लाइन हो गई। दूसरे पावर सेंटर्स बन गए, गायकवाड़ फैमिली बड़ौदा में, गुजरात, भोसले फैमिली नागपुर बेरार में, सिंधियास ग्वालियर में, और होलकर्स इंदौर में। अब ये 4 फैमिलीज कंट्रोल कर रही थी अपने अपने एरिया को। मतलब मराठा एम्पायर अब तक जिंदा था तो किस, इन 4 फैमिलीज के रूप में। महाराष्ट्र पेशवा के अंदर था, जो कहाँ से काम कर रहे थे? अभी तक पूना से काम कर रहे थे। जो मराठास थे, जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया संभालते थे, उन्होंने रिमार्केबल रिकवरी की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। डिस्पाइट बीइंग हाउस डिवाइडेड, वो डिवाइडेड थे, पर मराठा एक फॉर्मिडेबल राइवल बने। ब्रिटिश 43 ईयर्स में 3 वॉर किए टू ब्रिंग मराठाज अंडर देयर कंट्रोल। मतलब एक बात तो है कि मराठाओं को हराना इतना आसान नहीं रहा ब्रिटिशर्स के लिए। 1775 से लेकर के 1880 तक इतना टाइम लग गया ब्रिटिशर्स को मराठास को अपने कंट्रोल में लेके आने के लिए। अगर हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की बात करें जो 1775 से 1782 तक चला, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की बात करेंगे अब हम। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, जो मराठा और ब्रिटिश के बीच में हुआ, किसकी गवर्नर जनरलशिप के अंदर हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स। इस टाइम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इस टाइम में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होगा, और इसमें ब्रिटिशर्स की साइड से गवर्नर जनरल होंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, और लड़ रहा होगा पूरा मराठा एम्पायर।
कारण क्या था बच्चे, 1773 में हुआ क्या, जो पेशवा नारायण राव थे उनका मर्डर हो जाता है। तो एक सिविल वॉर हो जाता है मराठा एम्पायर में ऑन द इशू ऑफ सक्सेशन कि भैया जब नारायण राव की डेथ हो गई तो अब नया पेशवा कौन बनेगा। तो कुछ सपोर्टर्स थे, कुछ लोग थे जो माधवराव के सपोर्ट में थे, माधवराव टू के सपोर्ट में थे। द इन्फेंट पेशवा, द सन ऑफ नारायण राव का जो बेटा था जिसका नाम था माधवराव, बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में थे। और कुछ लोग सपोर्ट में थे रघुनाथ राव के, राघोबा भी कहते हैं, वन ऑफ द कंटेंडर फॉर द थ्रोन। तो बेटा वो बच्चा बहुत छोटा था, माधवराव टू, तो माधवराव टू के सपोर्ट में भी लोग थे और कुछ रांगोबा मतलब रघुनाथ राव के सपोर्ट में भी थे। तो जो रघुनाथ राव थे वो अपील कर रहे थे ब्रिटिशर्स से बॉम्बे में फॉर हेल्प। रघुनाथ राव अपील टू द ब्रिटिश एंड बॉम्बे फॉर हेल्प, और वो रेडीली एक्सेप्ट हो गए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि भैया अगर वो रघुनाथ राव को हेल्प कर देंगे पेशवा बनने में तो एक बहुत ही वैल्यूएबल टेरिटरी उनके कंट्रोल में आ जाएगी। सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन मराठा अफेयर्स, और उनका भी कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो आ ही जाएगा मराठा के अफेयर में। तो ब्रिटिशर्स बिल्कुल रेडी थे, उन्होंने बिल्कुल हेल्प किया किसको, रघुनाथ राव को। इन रिटर्न फॉर शालसेट एंड बेसिन विच वुड सर्व एज इम्पॉर्टेंट नेवल बेसिस, और इन रिटर्न में जो सालसेट था और बेसिन था जो नेवल बेसिस की तरह काम करते थे, ब्रिटिश ने अपनी आर्मी भेज दी वहाँ पर किसको सपोर्ट करने के लिए, रघुनाथ राव को सपोर्ट करने के लिए। इवेंट्स, जितने भी मराठा चीफ थे वो यूनाइटेड थे अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ नाना फडणवीस, जो गार्जियन और सपोर्टर थे इन्फेंट पेशवा, जो इन्फेंट माधवराव टू जो छोटे थे उनके गार्जियन और उनके सपोर्टर थे नाना फडणवीस। इन्होंने जितने भी मराठा चीफ थे उनको यूनाइटेड किया और ब्रिटिश आर्मी को बॉम्बे में हार भी दी। दे डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी सेंट फ्रॉम बॉम्बे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने आर्मी भेजी फ्रॉम बंगाल टू रिकवर द लॉस्ट प्रेस्टीज ऑफ पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश। अब वॉरेन हेस्टिंग्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि भैया किस तरीके से ये मराठास ने मेरी आर्मी को हरा दिया, तो उन्होंने बंगाल से एक और टुकड़ी भेजी और आर्मी भेजी कि जाओ और ब्रिटिश की जो लॉस्ट प्रेस्टीज है उसको वापस लेके आओ। तो वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर 7 ईयर्स, 7 साल ये वॉर चला। कोई भी साइड ना तो जीत पाई ना हार पाई, कोई डिसिसिव विक्ट्री नहीं हुई। जो ब्रिटिश थे वो इन्वॉल्व होने लगे सेकेंड वॉर विथ मैसूर, मैसूर के साथ अब ब्रिटिशर्स की लड़ाई चालू हो गई। तो वो प्रॉब्लम फेस करने लगे कि यार दो स्ट्रॉन्ग राइवल से एक साथ में नहीं लड़ सकते। मराठा भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, साथ ही साथ मैसूर में टीपू सुल्तान हैदर अली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को अब चुनना था कि यार हम एक से एक टाइम में निपट सकते हैं, दोनों से साथ में हम लड़ नहीं सकते हैं। रिजल्ट क्या हुआ, जो मराठा वॉर था वो एंड हुआ ट्रीटी ऑफ सालबाई से 1782 में। ब्रिटिश ने एक्नॉलेज किया कि माधवराव टू ही आने वाले पेशवा बनेंगे, वर अलाउड टू रिटेन सालसेट। दूसरा जो रघुनाथ राव थे उन्हें पेंशन ऑफ कर दिया गया। जो फर्स्ट मराठा वॉर था उसने लिटिल रिवॉर्ड्स तो दिए ब्रिटिशर्स को, मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ब्रिटिशर्स का हुआ, भले ही आप मानो या ना मानो, पर कुछ ना कुछ अपना प्रेजेंस तो छोड़ गए, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस तो छोड़ गए और कंट्रोल करने लगे ब्रिटिशर्स इंडियन पॉलिटिक्स को। देखो बात तो यही है ना कि माधवराव टू को जब तक ब्रिटिशर्स ने एक्नॉलेज नहीं किया, जब तक वो पेशवा नहीं बन पाए, भले ही रघुनाथ राव जिनको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे वो नहीं बने, वो एक बात अलग है, पर माधवराव टू भी तब तक तो नहीं बन पाए ना जब तक ब्रिटिशर्स ने एक्नॉलेज नहीं किया। नहीं तो वॉर कंटिन्यू था, जो ट्रीटी हुई सालबाई में उस ट्रीटी के थ्रू ही तो भैया माधवराव टू को क्या मिली, उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया, एक्नॉलेज किया गया। कब हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो था। जो ट्रीटी ऑफ सालबाई थी एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क थी इंडिया की हिस्ट्री में। इट गेव ब्रिटिश 20 ईयर्स ऑफ पीस, और यहाँ पर 20 साल की पीस मिलती है ब्रिटिशर्स को मराठास के साथ। अ पीरियड यूटिलाइज बाय कंपनी टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन बंगाल एंड सब्जुगेट मैसूर। और ये 20 सालों में मराठास ने कुछ किया हो या ना किया हो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, पर ब्रिटिशर्स ने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया, बंगाल में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया, बंगाल कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लिया, मैसूर को कंप्लीटली सब्जुगेट कर दिया। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक, 1803 से 05, 2 साल चला। कॉजेज थे, जो पेशवा माधवराव टू थे उनकी डेथ हो जाती है 1796 में और उन्हें सक्सीड करते हैं पेशवा बाजीराव टू, अ वीक एंड इनडिसाइसिव रूलर। ठीक है, देखो बेटा
जिन पेशवा माधव राव टू के लिए ट्रिटी ऑफ सालबा साइन हुई थी और वहाँ पर पीस हो गया था 20 सालों के लिए, अब फिर से उनकी डेथ के बाद एक नया एक chaotic इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। माधव राव टू की डेथ होती है 1796 में। उनके बाद जो रूलर आते हैं वो होते हैं पेशवा बाजीराव टू। वो वीक और एक इंडसाइसिव रूलर रहते हैं। जैसे ही डेथ होती है नाना फडणवीस की, एक गेट जो कि एक महान स्टेट्समैन थे, पिलर थे पूरी मराठा यूनिटी की, अब वो भी नहीं रहे। जैसे ही डेथ होती है बेटा नाना फडणवीस की, जो अब तक मराठा को यूनिटी में रख पाए थे, अब वो भी नहीं रहे। तो जो मराठा चीफ्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, उनके एम्बिशंस जागने लग गए, उनके बीच में म्यूचुअल राइवलरीज होने लग गई। मतलब अभी मिलजुल के कोई लड़ाई नहीं करेंगे, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे और एक अच्छी सी पोजीशन क्रिएट कर देंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। जब आप आपस में लड़ते हो बेटा तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज किसको ही मिलता है? ब्रिटिशर्स को ही मिलता है। पर ये लोग अब तक ये समझ नहीं पाए थे। ये डेंजरस डेवलपमेंट था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज को रिवाइव कर लिया था। वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, और ज़्यादा इम्पेरियलिस्टिक हो गए थे। अब जैसे ही वो देखेंगे कि भाई मराठा चीफ्स के बीच में तो कोई यूनिटी नहीं है, तो उन्हें लगेगा ये अपॉर्चुनेट टाइम है, अब हमें इनसे लड़के पावर को ले लेना चाहिए। बेटा ये तो बिल्कुल जो रियल डेंजर था उसको देख ही नहीं पा रहे थे, ब्लाइंड ही हो गए थे। इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम जो ये मराठा चीफ आपस में मिलके लड़ाई कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा एक बार जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर अटैक करेंगे। पर ये रियल डेंजर को देख ही नहीं पा रहे थे। और रैपिडली जो फॉरेन पावर, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस, जो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, उससे बेखबर जो मराठा चीफ थे फ्रिटर्ड अवे देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को फालतू में ही वेस्ट करते जा रहे थे इन अ फायर्स स्ट्रगल टू कंट्रोल पेशवा एंड एस्टेब्लिश देयर इन्फ्लुएंस एट पूना। पूना के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को जमाने के लिए, पेशवा की पोजीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रखने के लिए या आपस में फायर से स्ट्रगल कर रहे थे, फालतू फालतू की लड़ाइयाँ कर रहे थे छोटे छोटे इश्यूज को लेके, और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे। और जो फॉरेनर्स जो इंडिया में एडवांस करते जा रहे थे, ब्रिटिशर्स जो अपना एक्सपांशन कर रहे थे, उससे बेखबर थे। इन्हें नहीं पता था कि एक दिन आएगा जिस दिन ब्रिटिशर्स हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारी भी पावर छीन लेंगे। 1802 में जो पेशवा बाजीराव टू थे, सपोर्टेड बाय सिंधिया, जिन्हें सिंधिया सपोर्ट कर रहे थे, वॉज डिफीटेड बाय होलकर। ठीक है, उन्हें होलकर ने डिफीट कर दिया। बाजीराव टू फ्लैड टू बसीन वेयर ही साइंड सब्सिडियरी ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स। अब देखो, जो पेशवा बाजीराव टू थे जिन्हें सपोर्ट किया सिंधियास ने इन 1802, पेशवा बाजीराव टू सपोर्टेड बाय सिंधियास, वो डिफीटेड बाय होलकर, होलकर से वो हार गए। अब जो बाजीराव टू थे वो बसेन चले गए और वहां पर उन्होंने सब्सिडरी ट्रीटी साइन कर दी। किसके साथ? किसके साथ होती? ब्रिटिशर्स के साथ। एज अ प्राइज फॉर ब्रिटिश प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश का प्रोटेक्शन और सपोर्ट चाहिए था, ही वॉज एस्कॉटेड बैक टू पूना बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स, और ब्रिटिश सोल्जर्स की मदद से वो वापस पूना आ गए, क्योंकि ये अपनी सोवरेनिटी तो खो चुके थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। किसके अगेंस्ट में? अपने ही रिलेटिव्स के अगेंस्ट में। ठीक है बात? अगर नहीं समझ में आए तो देखो बेटा, होलकर भी मराठा, पेशवा बाजीराव भी मराठा, सिंधिया भी मराठा, पर इनकी आपस की लड़ाई में पेशवा बाजीराव ने ब्रिटिशर्स के साथ साइन कर ली सब्सिडी डीटी, और ब्रिटिशर्स खुशी खुशी इन्हें पूना तक छोड़ के गए। पर यह बात समझ में नहीं आई पेशवा बाजीराव टू को कि ये ब्रिटिशर्स से अच्छे तो होलकर्स ही हैं, कम से कम इंडियंस तो हैं, मराठा तो हैं। पर कई बार क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। लॉर्ड वेल्सली जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने दूसरे मराठा चीफ को भी इजीली परस्यू किया, ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट किया कि ऑटोमेटिकली जितने भी मराठा चीफ्स हैं वो सारे सब्सिडी ट्रीटी की कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लें, सिंस इट हैड बीन साइंड बाय पेशवा द नॉमिनल हेड ऑफ मराठास। मराठास के जो हेड थे उन्होंने तो ट्रीटी साइन कर ही दी थी, तो अब आप सबको भी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ही वॉज रॉन्ग, जो मराठास थे वो इतना इजिली गिव अप नहीं करने वाले थे विदाउट स्ट्रगल। तो जो लॉर्ड वेल्सले जो समझ रहे थे कि भैया अब तो मराठा चीफ ने ट्रीटी साइन कर ली है तो हम इजीली मान जाएंगे, सबसे टर्म्स और कंडीशन सब्सिडी ट्रीटी की मनवा लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जो दूसरे मराठास थे वो इजीली अपनी पावर को गिव अप नहीं करना चाह रहे थे। वो चाहते थे स्ट्रगल हो, हम हार जाए, पर इजीली तो इनके हाथों में नहीं आने वाले।
अब इवेंट्स की बात करेंगे तो बेटा सिंधिया और भोसले दोनों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कब 1803 में। जो कंबाइंड फोर्सेस थी सिंधिया और भोसले की वो इजीली डिफीट हो गई ब्रिटिशर्स से। ठीक है। रिजल्ट्स, ये दोनों ही फैमिलीज को एक्सेप्ट करना पड़ा सब्सिडरी अलायंस को, और लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ वैल्यूएबल टेरिटरी इनको सरेंडर करना पड़ा किसको, ब्रिटिशर्स को, और अपना ओवरलॉर्ड एक्सेप्ट करना पड़ा, एक्नॉलेज करना पड़ा किसको, ब्रिटिशर्स को। तो ये जो सिंधिया और भोसले थे जिन्होंने वॉर डिक्लेयर किया था कॉमनली मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में 1803 में, ये हार जाते हैं। हारने के बाद इन्हें अपने बहुत सारे वैल्यूएबल ट्रैक्ट्स, टेरिटरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है, ब्रिटिशर्स को ओवरलॉर्ड एक्सेप्ट करना पड़ता है, और ब्रिटिश ट्रूप्स और रेसिडेंट को अपनी टेरिटरी में रखना पड़ता है। ब्रिटिशर्स अपने ट्रूप्स और रेसिडेंट्स को पोस्ट कर देते हैं इनकी टेरिटरी में। और फिर होलकर टूक अप आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश, पर जो वॉर था वो स्टिल ऑन था। वेल्सले वॉज रिकॉल्ड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में वो अनहैप्पी थी। ये जो एक्सपेंडिचर हो रहे थे वॉर्स पे, ये जो पॉलिसी वेल्सले ने चालू की थी एक्सपांशन की थ्रू वॉर्स, इसमें बहुत सारा खर्चा लग रहा था ब्रिटिशर्स का। जो दूसरे काम जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो प्रॉपरली डील नहीं हो पा रहे थे इन वॉर की वजह से। तो जब ये वॉर चल ही रहा था तभी वेल्सले को बुला लिया गया, किसने, इंग्लैंड ने, और वेल्सले चले गए। क्यों वेल्सले से ब्रिटिश सरकार खुश नहीं थी? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी वॉर नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाओ कि जिनसे बिना वॉर के ही पूरे इंडिया हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमारा ट्रेड भी प्रॉपर चलता रहे। वेल्सले के जो सक्सेसर थे जिनका नाम था जॉर्ज बार्लो, उन्होंने पीस ट्रीटी साइन की होल्सकर्स के साथ और उनकी टेरिटरी उन्हें वापस कर दी। कंपनी वंस अगेंस्ट रिवर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, और अब फिर कंपनी किस मोड में आ गई, नॉन इंटरवेंशन। जैसे हम लोग हमारे मोबाइल को कभी रिंग पे कभी वाइब्रेशन पे रखते हैं, वैसे ही ये लोग थे। ठीक है, कि इन्होंने भी क्या किया, अब फिर से टेरिटरी होल्डर्स को रिटर्न की और नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। पर जो डिफीट हुई थी बेटा मराठास की सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, वो सीवियर ब्लो था। अब यहाँ से पावर और जो प्रेस्टीज थी मराठास की वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। बेटा हम लोग थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पढ़ेंगे पार्ट 2 में। मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें।